तो दोस्तों ये बात है उस समय की जब इलेक्शंस का टाइम चल रहा था और उस समय पर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भारतीय गवर्नमेंट अब एमआरएफ टेंडर को लेकर बहुत ही तेजी से काम करने वाली है और उसी के हिसाब से अब यहाँ पर चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब आपको बता दें कि बहुत ही जल्द एमआरएफ टेंडर कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है और उसी को लेकर अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं जो कि काफी हद तक ये बताती हैं कि बहुत ही जल्द एमआरएफ टेंडर को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो अब लगभग तय कर चुकी है कि वो अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्रदान करने के लिए तैयारियां कर चुकी है और संभावित है कि इस वर्ष के अंत तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो यहाँ पर तैयार कर लिया जाएगा और ऐसे में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो इस वर्ष के अंत तक मिल जाएगी। वहीं 2025 के मध्य तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इसको इश्यू करने की बात की गई है। अब ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इसके बाद में चीजें इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेंगी और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हर्डल्स यहाँ पर अभी भी भारत को सामने आएंगे। ऐसे में यहाँ पर भारत को अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल भी जाती है तो इसका तुरंत मतलब ये नहीं होगा कि फाइटर जेट हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर अगर प्राइमरी हर्डल्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो हर्डल है वो यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस का है, क्योंकि एक बार जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इश्यू कर दिया जाएगा तो पूरे बिडिंग प्रोसेस में सभी जो प्रपोजल्स हैं वो तकरीबन 1 वर्ष या उससे अधिक का समय लगाते हुए जो कंटेंडर है वो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में अगर सक्षम है तभी ये प्रोसेस है वो टेक्निकल राउंड के ऊपर जाएगा। यानी कि जो भारत ने टेक्निकल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को सामने रखा है उसको अगर कंटेंडर यहाँ पर पूरा करेंगे तो वो सामने आएंगे और उसके बाद में टेक्निकल इवोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा, जहां पर शॉर्ट लिस्टेड जो बिडर्स हैं उन्हें टेक्निकल एवोल्यूशन राउंड से गुजरना पड़ेगा और इसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 1 वर्ष का समय लग जाएगा, जिसमें इन एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को जांचा और परखा जाएगा और भारतीय वायुसेना में जो सूटेबिलिटी है इन एयरक्राफ्टों की उनको भी यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक राहत की बात यह है कि 2023 के बाद में ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि टेक्निकल एवोल्यूशन राउंड में भी एक बड़ी छूट यहाँ पर रखी गई है, यानी कि MMRCA-1 में जो एयरक्राफ्ट टेक्निकल एवोल्यूशन के राउंड से गुजर चुके हैं अगर उसमें कोई बहुत बड़ा मेजर मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है तो उन्हें दोबारा से टेक्निकल राउंड से गुजरने की जरूरत नहीं है। वो टेक्निकल राउंड में तभी गुजरेंगे जब उनमें कोई बड़ा बदलाव किया गया होगा जिससे उनकी कैपेबिलिटीज को यहाँ पर प्रभावित हुआ होगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आशा की जा रही है कि टेक्निकल एवोल्यूशन राउंड बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि आगे की जो कार्यवाही है वो यहाँ पर जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। लेकिन अगर टेक्निकल एवोल्यूशन के राउंड को देखा जाए तो उसके बाद में नेगोशिएशन का दौर स्टार्ट होता है, जो कि किसी भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में सबसे लेंथी प्रोसेस होता है और सबको पता है कि नेगोशिएशन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जेट इंजन पर बहुत लंबे समय से नेगोशिएशन चल रहा है और तकरीबन 2 साल इस समय को हो चुके हैं और एम का इंजन को अभी तक फाइनलाइज नहीं किया जा चुका है। ऐसे में जो नेगोशिएशंस हैं इस पर भी काफी लंबा समय लगना तय माना जा रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इसका जो फाइनल विनर होगा इसका अनाउंसमेंट साल 2026 के अंत तक हो जाएगा और डील कंक्लूजन है उसका वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट और साथ ही लोकल एग्रीमेंट और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मानकर चलिए कि 2027 के आते आते ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये जो डील है यहाँ पर फाइनलाइज की जा सकती है। और ऐसे में यहाँ पर ये जो अनुमानित टाइमलाइन है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम जो टाइमलाइन यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं वो उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसी तरह से रखा जाएगा, बल्कि इस टाइमलाइन को बढ़ाकर 2029 तक भी किया जा सकता है, 2031 तक भी किया जा सकता है। और ऐसे में यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिरकार भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई और प्रोसेस को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है या फिर किसी और प्रोसेस के तहत यहाँ पर चला जाता है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर डील या तो राफेल की तरफ जा सकती है या फिर हो सकता है कि डील यहाँ पर फाइनलाइज ना हो।
और उस केस में ये चीजें थोड़ी अलग होंगी। और अगर यहाँ पर टाइमलाइन की बात की जाए और अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि साल 2027 की शुरुआत में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी, तब भी इसका मतलब ये नहीं होगा कि 2027 से ही हमें ये फाइटर जेट्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बल्कि यहाँ पर क्लियरली बता दें कि जब डील को फाइनलाइज किया जाएगा तो वो 2027 होगा और उस समय के बाद में एक अच्छा खासा समय इस एयरक्राफ्ट को बनने में लगेगा। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया मिशन को काफी हद तक वरीयता दी गई है और इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट हैं इन्हें भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और भारत के अंदर ही इनकी प्रोडक्शन लाइन को सेटअप किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को आप यहाँ पर शिफ्ट करने की बात करेंगे तो उसमें करीबन 1 से 1.5 वर्ष का समय लगता है। और ऐसे में हम मान कर चल सकते हैं कि भारतीय वायुसेना को यहाँ पर MRF टेंडर के तहत जो पहला एयरक्राफ्ट है ये या तो 2029 के अंत तक देखने को मिलेगा या फिर हमें 2030 की शुरुआत में पहला एयरक्राफ्ट यहाँ पर भारतीय वायुसेना को डिलीवर होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर मानना होगा कि सारी चीजें इसी अकॉर्डिंग चलती हैं और 2027 के स्टार्टिंग में इस डील को क्लोज कर लिया जाता है। और ऐसे में दोस्तों अगर पुराने समय को देखा जाए तो भारत के जो सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनमें काफी डिले का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से आप मानकर चलिए कि यहाँ पर जो टाइमलाइन हमने बताई है या फिर जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट्स में बताई गई है उस टाइमलाइन को यहाँ पर थोड़ा बहुत डिले किया ही जा सकता है। लेकिन ये यहाँ पर भारतीय वायुसेना को बहुत ही जल्द अपने पूरे बेड़े को अगर मॉडर्नाइज करना है तो फिर बहुत ही जल्द इसको करना चाहिए और देर इसमें नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में टॉप कंटेंडर की यहाँ पर बात की जाए तो अभी भी डसॉल्ट एविएशन का राफेल फाइटर जेट टॉप कंटेंडर में पहले नंबर पर बना हुआ है। और वहीं अगर दूसरे और तीसरे नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर यूरो फाइटर टाइफून और F-15EX अभी भी दूसरे तीसरे नंबर पर बने हुए हैं, बल्कि आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर यूरो फाइटर जेट बाजी मारता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद में आपको बता दें कि साब ग्रुप का ग्रिपेन ई फाइटर जेट उसके बाद में आता है और उसके बाद में रशिया का Su-35 और उसके बाद में लॉकहीड मार्टिन का F-21 फाइटर जेट आता है। और अगर इनमें से भी अगर एक्चुअल में कंपटीशन को देखा जाए तो 3 ही एयरक्राफ्ट बनते हैं, जहां पर पहला जो फाइटर जेट होगा वो यूरो फाइटर टाइफून होगा और दूसरा फाइटर बोइंग का F-15EX होगा और तीसरा यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन कंपनी का राफेल फाइटर जेट होगा। यूरो फाइटर टाइफून एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम के तहत बनाया गया है और निस्संदेह इसने MMRCA-1 में राफेल फाइटर जेट से काफी माइनर मार्जिन से हार हासिल की थी। लेकिन इस बार जो ऑफर दिए गए हैं और ऐसे में जिस प्राइस पॉइंट पर ये ऑफर किया गया है उससे यहाँ पर भारतीय वायुसेना को ये अटैक जरूर करता है। लेकिन वहीं अगर राफेल फाइटर जेट की बात की जाए तो राफेल फाइटर जेट के लिए भारतीय वातावरण और उसके साथ ही भारत के अंदर राफेल फाइटर जेट का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से होना एक बड़ी बात बताई जाती है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो मेक इन इंडिया के तहत अगर इस फाइटर जेट को बनाया जाना है और साथ ही इसके अंदर 100% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भारत को करना है तो यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं कि डसॉल्ट एविएशन अभी भी इस बात को लेकर संकोच में है। और यहाँ पर देखना यह होगा कि डसॉल्ट एविएशन आखिरकार भारत की इस बड़ी शर्त के सामने किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करती है और इसी पर यह चीजें टिकी होंगी कि आखिरकार यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून को सेलेक्ट किया जाएगा या फिर डसॉल्ट एविएशन के राफेल F-4 वेरिएंट को सेलेक्ट किया जाएगा। वैसे दोस्तों आपको इन दोनों फाइटर जेट्स में से कौन सा फाइटर जेट बेस्ट लगता है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।